physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख के डिजायरेबल मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट था उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था कि हमने बताया था कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या होता है, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये सब हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। अब देखो ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट जो होता है एलआर सर्किट के अंदर वो क्या होता है। देखो मान लेते हैं कि हमें एक सर्किट गिवन है, मान लें कि हमारे पास एक इस तरीके से कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लगाया और यहाँ पे हमारा क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से ये हमारा एलआर सर्किट होता है जहाँ पे हमारा इंडक्टर और जो रेजिस्टेंस है वो एक ही सर्किट के अंदर हो, वो हमारा एलआर सर्किट होता है। ये मान लेते हैं ये हमारी बैटरी, ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, मान लिया वो आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ग्रोथ बताना है और डिके बताना है। ग्रोथ की हमारी इक्वेशन अलग रहेगी और डिके की हमारी इक्वेशन अलग रहेगी। अब देखो ग्रो जो होता है एलआर सर्किट के अंदर वो क्या होता है, मतलब करंट का ग्रो किस तरीके से होता है। हमें पता है कि हमारा जो इंडक्टर होता है ना वो करंट को हमेशा अपोज करता है, मतलब जो हो रहा है ना उसको अपोज करता है। अगर मान लिया कि करंट इस इंडक्टर के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो इस सर्किट के अंदर, तो इंडक्टर उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर इसके अंदर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा, उस करंट को इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि इसका ऑपोजिट वर्क होता है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मान लिया कि यहाँ पे सर्किट के अंदर हमने माना कि हमने करंट को फ्लो करवा दिया, अगर यहाँ पे हमें पता है अगर ये इंडक्टर नहीं होगा, मान लेते हैं लेट देयर आर नो इंडक्टर, देयर आर नो इंडक्टर, अगर इंडक्टर नहीं होता हमारा, हमें पता है क्योंकि इंडक्टर हमेशा करंट को अपोज करेगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो हो रहा है इंडक्टर उसको हमेशा अपोज करता है। तो हमें पता है कि करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे कंडक्टर नहीं होता तो हमारा जो करंट होता, देन करंट इंक्रीजेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, करंट which is बोल सकते हैं, करंट reaches its maximum value। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो I है वो क्या हो जाता, I नोट, where I नोट इज द मैक्सिमम करंट। हमने क्या माना कि हमारा शुरू में जो इंडक्टर ये है, शुरू में अगर हमारा इंडक्टर नहीं होता तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू पे फ्लो हो जाता। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर है तो ये क्या करेगा, इस जो इंक्रीज हो रहा है करंट उसको अपोज करेगा। एक टाइम पे ये इतना अपोज कर देगा कि थोड़ा सा करंट इंक्रीज हुआ, कंडक्टर ने उसको फिर से स्टॉप कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज होते ही वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा, हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारा अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो I है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, फिर से इंडक्टर उसको डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो करंट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये इंडक्टर है उस करंट को एक टाइम पे लगातार जैसे ये इंक्रीज हो रहा है इंडक्टर उसको तुरंत जो है इंस्टेंटेनियस जो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा, है ना, एकदम से इसको डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे हमारा जो शुरू में t इज इक्वल टू 0 है और जो t इज इक्वल टू 0 पे हमारा करंट 0 रहेगा। और एक तरीके से ये ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट है जैसे इंक्रीज करना शुरू करेगा ना इस सर्किट के अंदर से, तो उस टाइम पे ये क्या कर देगा, हमारे इस सर्किट को ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा करंट इंक्रीज होते ही क्या कर रहा है, इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है ना, थोड़ा सा इंक्रीज होते ही अपोज कर रहा है ना, तो यहाँ से इसको अपोज कर देगा, हमारा जो सर्किट है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। यानी इसके बाद, इसके अपोजिशन के बाद हमारा जो सर्किट ये बनेगा ना, किस तरीके का बन सकता है हमारा सर्किट, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इंडक्टर ने सर्किट को तोड़ दिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इतना अपोजिशन इसने दिया ना, इसने सर्किट को ब्रेक डाउन कर दिया, तो हमारा जो सर्किट बनेगा ना वो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इस इंडक्टर ने इतना अपोजिशन दिया इस करंट को कि यहाँ पे सर्किट का ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट का ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारी बैटरी, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा जो सर्किट है वो कुछ इसी तरीके का बनेगा, क्योंकि इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लिया कि हमारा इस केस में मान लिया, क्योंकि इंडक्टर तो इसने
ऐसा भी आएगा जब इंडक्टर को हटाना पड़ सकता है। हटाना कैसे, मतलब खुद ही हट जाएगा। कैसे हटेगा कि मान लिया I इज इक्वल टू 0 है, अगर मान लिया कि हमारा t टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब कि हमारा करंट इंक्रीज हो जाए, तो उस टाइम पे हमारा जो I है वो क्या हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम करंट आ जाएगा। मैक्सिमम करंट अगर आ गया तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट आ गया, उसके बाद तो करंट को इंक्रीज होना ही नहीं है ना, तो उसके बाद ये मैक्सिमम करंट के बाद ये इंक्रीज नहीं होगा। अगर हमारा करंट कांस्टेंट हो गया तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमारा इंडक्टर सिर्फ जब वर्क करता है जब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ कि हमारा करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम होकर के कांस्टेंट हो गया। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे इंडक्टर कुछ वर्क नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इस टाइम पे हमारा करंट क्या हो गया, आई नोट हो गया, मैक्सिमम होने के कारण कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने के कारण हमें पता है कि जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है तभी हमारा इंडक्टर जो है वो अपना जो रोल है वो प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, करंट ही कांस्टेंट हो गया, तो करंट कांस्टेंट होने के कारण इंडक्टर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। सो इंडक्टर डज नॉट वर्क, इंडक्टर वर्क नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरीके का बन जाएगा, क्योंकि इंडक्टर तो हट गया ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि हमारा इंडक्टर इस केस में हट गया जब हमारा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे लिया, और हमें पता है कि इनफाइनाइट टाइम पर, क्योंकि एक टाइम ऐसा जरूर होगा, हमें पता है कि एकदम से करंट जो है अगर इंडक्टर होता तो एकदम से इंक्रीज हो जाता, लेकिन एकदम से नहीं, कुछ तो टाइम लेगा, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम करंट होगा जरूर, तो होगा, तो हमें यहाँ से इंडक्टर क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो यहाँ से इस तरीके का होगा। अब देखो यहाँ पे तो हमारा करंट 0 था, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम था, ये तो हमारी इनिशियल स्टेट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी इनिशियल स्टेट थी, है ना, इनिशियल स्टेट थी, यानी हमारा जो करंट है वो शुरू में 0 था। ये वाली जो हमारी स्टेट है ये हमारी स्टेडी स्टेट है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस टाइम पे हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट है ना, तो ये हमारी कौन सी स्टेट होगी, दैट इज द स्टेडी स्टेट। ये हमारी स्टेडी स्टेट होगी जब I इज इक्वल टू आई नॉट हुआ, तो उस टाइम पे हमारा जो करंट है वो स्टेडी मतलब कांस्टेंट हो गया। उस टाइम पे कांस्टेंट में हमें पता है इंडक्टर हमारा वर्क नहीं करता, तो इंडक्टर वर्क ना करने के कारण यहाँ पे से हमें इंडक्टर हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस कब का है, जब इनिशियल स्टेट है और जब फाइनल स्टेट है, या फिर बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट है। अब हम करते हैं उसके बीच का प्रोसेस, क्योंकि इस टाइम पे तो हमारा 0 है, इस टाइम पे हमारा मैक्सिमम है। अब हमें चाहिए क्या कि बीच में क्या हो रहा है, बीच में क्या, बीच वाली स्टेट में हमारा करंट क्या हो रहा है, ठीक है, वो हम करेंगे। अब देखो बीच वाली स्टेट लेंगे, यहाँ देखो इसको हम रिमूव कर दें। अब हमें क्या चाहिए, इसकी बीच वाली स्टेट चाहिए। अब हमें अगर बीच वाली स्टेट चाहिए तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच वाली स्टेट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब t इज इक्वल टू टी हुआ, एट टाइम t पर हुआ ना, और यहाँ पे I हमारा क्या होगा, I होगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जो करंट की वैल्यू होगी ना I, वो लेस देन तो इनफाइनाइट होगी, ठीक है, और ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये वाला केस भी ले लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से तो नीचे चाहिए, क्योंकि बीच वाली स्टेट ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, इसीलिए ये वाला प्रोसेस, ये वाला केस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले केस के लिए हम यहाँ पे लूप रूल लगा दें, जो हमारा किरचॉफ्स लूप रूल था ना, जो हम है ना, ये हमने किया था, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं। यहाँ पे हम लूप रूल कैसे लगाएंगे, देखो ये हमारा इंडक्टर, क्योंकि हमारा जो करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, और जो हमारा ये इंडक्टर ये इसको इस डायरेक्शन में अपोज कर रहा था, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, इंडक्टर अपना एक करंट इंड्यूस कर देता है जो हमारा करंट हो रहा है उसके ऑपोजिशन में। तो यहाँ पे ये जो इस डायरेक्शन में हमारा करंट इंड्यूस करेगा, यानी हमारी जो बैटरी बनेगी इस इंडक्टर की वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि लूप रूल में हम यूज करें ना, क्योंकि उसका बीच वाला प्रोसेस हम ले रहे हैं। तो उस केस में हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे लूप रूल है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी, अगर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है,
होती है। तो वोल्टेज में तो अगर हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो हम क्या लेते हैं, डिक्रीज। मतलब इसमें हम लॉस लेते हैं, ये वाला लॉस होता है, और इसमें हम क्या लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं ना, इस तरीके से प्लस और माइनस ऐसे लेते हैं। ये हम लोग रूल में कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखो हमारा करंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे इस केस में क्या हो जाएगी, इसमें ई हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पे इंडक्टर में हमें पता है कि हमारी जो इंडक्टर में ईएमएफ होती है ना, ई इंडक्टर में वो कितनी होती है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये हम लेक्चर में कर चुके हैं। अगर हम इसका मोड साइन ले लें तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी इंडक्टर की ईएमएफ होती है, ठीक है, where di by dt is the rate of change of current, ठीक है, ये केस होता है। तो यहाँ पे अगर हम, क्योंकि इसके बाद तो लूप रूल में यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा इंडक्टर में क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हमारा जो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, लॉस हो रहा है इसमें। अब इसमें लॉस हो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी। अब इसमें भी एक चीज और है कि अगर हमारा डी आई बाई डी टी पे हमें ध्यान करना होता है। अगर हमारा डी आई बाई डी टी अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखेंगे, डी आई बाई डी टी। अगर यहाँ पे ये भी डिक्रीज हो रहा होता है ना, लेकिन हमारे पास तो करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस आ जाता है ना, लेकिन ये तो इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आर क्या होता है, हमने देखा था कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारा रेजिस्टेंस है और इसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो ई जो होता है ना, माइनस आई आर होता है। अगर हमारे पास करंट की और जो हमारे लूप है ना उसकी सेम डायरेक्शन होती तो माइनस आई आर लिखते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आई आर इज इक्वल टू, लूप रूल में हमें वोल्टेज ला जो हमने देखा था ना, उस केस में हमारे पास डेल्टा वी जो होता है, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू 0 होता है फॉर ए क्लोज्ड लूप के लिए। तो एक तरीके से क्लोज्ड लूप भी है ना, ठीक है। तो ये हमने किरचॉफ्स लूप रूल लगाया है। पहले हमने ईएमएफ को लिया, यहाँ से इंक्रीज हो रही थी, फिर हमने इंडक्टर में लिया। इंडक्टर में हमारे पास लॉस हो रहा था क्योंकि ये हमारा इंडक्टर जो है इसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है, करंट इंड्यूस करेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हम माइनस लेंगे तो इसमें भी हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हमारा चेंज इन करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन भी ले लिया, ठीक है, यहाँ से ही हो गया। अब हम क्या लेंगे, E इज इक्वल टू क्या, माइनस का आई आर इज इक्वल टू क्या ले लें, एल डी आई बाई, ठीक है। अब हम क्या ले लें, यहाँ से क्या बन जाएगा, डी टी बाई एल। इसको ये जो डी टी है इसको एल को नीचे लेके आए और इज इक्वल टू डी आई बाई ई माइनस का आई, ठीक है, ये आ जाएगा ई माइनस का आई आर, यहाँ से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमें देखो टाइम भी देखना है, टाइम हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर t तक, है ना। देखो 0 से t है और उसके बाद हमारा जो ये करंट है ये क्या है, करंट हमारा 0 से, जब हमारा टाइम 0 था तो भी हमारा जो करंट था वो 0 था, जब हमारा टाइम t हुआ तो हमारा करंट क्या हुआ, i हुआ। तो ये हमारी लिमिट रहेगी 0 से t और 0 से i, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखो उसके बाद का प्रोसेस करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। अब उसके बाद लिखें हम, देखो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से भी उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो यहाँ से क्या आ गया, एल ई 0 से लेकर टी, सॉरी यहाँ से पूरी इक्वेशन हमारी क्या थी, ये था हमारा डी टी बाई एल इज इक्वल टू, और ये था 0 से लेकर आई और डी आई बाई टी माइनस का आई, ये हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसको हमारे यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, हमें पता है डी टी बाई, अगर टी रखेंगे तो यहाँ से देखो टी बाई एन, ठीक है। देखो हम यहाँ से इसको यहाँ पे करें, टी बाई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से आई है, 0 से आई है, अगर हम इसमें रखेंगे तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन की कैसे सॉल्व करेंगे,
ये हमारे इंटीग्रेशन की टर्म है b माइनस ए एक्स वाली। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, log ऑफ e, log बेस ऑफ e ये b माइनस ए एक्स, और नीचे इसका क्या आ जाता है माइनस, है ना। ये हम मैथमेटिक्स में कर चुके हैं। तो सेम उसी तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन लिखें तो क्या बनेगा, बेस ऑफ log ऑफ बेस e माइनस आई आर, है ना। और नीचे इसका बाहर क्या आ जाएगा माइनस 1/r, मतलब 1/r रहेगा ना, माइनस तो ये नीचे r आएगा और i की मतलब -1 आएगा, नीचे r, इसलिए मैंने बाहर ले लिया -1/r। ठीक है, तो ये आ जाएगा log बेस ऑफ e माइनस आई आर, और इसकी जो लिमिट थी वो हमारे पास कितनी है, 0 से लेकर i। ठीक है, अब इसकी लिमिट रखें हम, यहाँ से r को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से माइनस है ना, तो माइनस का r इंटू टी, क्योंकि माइनस है ना, इसको माइनस को इसी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ, log बेस ऑफ e, log बेस ऑफ e, यहाँ पे हमने क्या लिखा शुरू में, e माइनस का आई आर, शुरू में i रखा और फिर i की जगह पे 0 रखेंगे, तो माइनस का log बेस ऑफ e इंटू टी आर, है ना, ये बनेगा। उस केस में हमारे पास ये भी हो जाएगा माइनस का r बाई एल इंटू टी, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है ना, log ऑफ a माइनस log ऑफ e इज इक्वल टू log a बाई b, तो log a की प्रॉपर्टी हो जाएगी log बेस ऑफ e, और ये आ जाएगा e माइनस का आई आर, और नीचे कितना हो जाएगा e। ठीक है, अगर मान ले इसको e और यहाँ से आ जाएगा, इसके बाद माइनस का r बाई एल इंटू टी, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log बेस ऑफ e, और यहाँ से 1, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम रिमूव करते हैं, ये वाली रिमूव कर देते हैं, और ये वाली रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम कैसे लिखेंगे, इसके बाद लिख रहे हैं माइनस का r बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू log बेस ऑफ e, और ये आ जाएगा 1 माइनस आई आर बाई, ऐसे हो जाएगा ना, ये इसमें log e 1 माइनस आई आर बाई टी, ये हो जाएगा। इसमें अब log e है, अब 1 माइनस है, ये 1 माइनस आई आर बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये प्रॉपर्टी log e है, तो अगर ये log e को जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमें पता है log का एक्सपोनेंशियल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा e की पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसको इस तरफ लेके आएंगे, नीचे e है ना, आई आ गया, हाँ ठीक। अब इसके बाद क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको 1 माइनस e की पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, और इज इक्वल टू क्या आया, उस तरफ लेके आ जाएंगे, इज इक्वल टू आई आर बाई टी। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये 1 माइनस e की पावर माइनस r बाई एल इंटू टी और आई आर टी, यहाँ से ये आया। ठीक है, यहाँ तक का ये हो गया था। अब इसके बाद कैसे हो जाएगा, इसको हम रिमूव कर दें, तो यहाँ से 1 माइनस e की पावर माइनस r बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू आई आर बाई ई। अगर हम i की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो i इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, e बाई r, और कितना आ जाएगा अंदर 1 माइनस e की पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, ये होता है। ठीक है, अब इसमें माइनस r बाई एल, क्योंकि इसमें जो हमारा, क्योंकि जो ये r है ये भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है, और जो हमारा इंडक्टर है वो भी कांस्टेंट है। अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो माइनस जो r बाई एल है इसकी जगह पे हम एक अनदर कांस्टेंट लेते हैं। ये अनदर कांस्टेंट हमारा क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अब इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम है वो, मतलब जो ये टाइम इसमें जो तो है, ये हमारा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा टो है वो हमारा क्या होता है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा जो E बाई आर है ये हमारा मैक्सिमम करंट है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
आई नोट इंटू, है ना, ये ई बाई आर हमारा आई नोट हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। माइनस आर बाई एल हमारा क्या होता है, टो, दैट इज द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अब हम इस इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है, अगर मान लिया कि हमारा जो है यहाँ पे ये एल बाई माइनस का आर बाई एल इंटू टी है, देखो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से बनेगा आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर, देखो माइनस का जो ये हमारा टॉ होता है ना, ये एल बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आर बाई एल है, तो हम क्या करें, इस टो के नीचे मतलब इस टी के नीचे हम इसको एल बाई आर करके लिख सकते हैं ना, तो एक तरीके से हमारा आर बाई एल ही बन जाएगा ना, तो इसको हम इसीलिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का टो, सॉरी टी बाय टो, माइनस का ई की पावर माइनस का टी बाय टो, वेयर टो इज द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी बाय टो, टो इज द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो हम उस टो की जगह पे क्या लिखेंगे, अगर मान लिया कि हमारा टो जो है उस टाइम, क्योंकि मैक्सिमम जब करंट हो चुका है हमारा आई इज इक्वल टू, मतलब जो आई नॉट हो चुका है मैक्सिमम करंट, तो उस केस में क्या हुआ कि आई टो हमारा जो टाइम है वो किसके इक्वल हो गया, टो के, ठीक है। अगर हमारा टी जो है टो टाइम के इक्वल हो जाएगा, देखो टी अगर टो टाइम के इक्वल हुआ तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हो गया, तो हमारा उस केस में क्या बनेगा कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर, इसको हम आई नॉट लिखते हैं, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर, अगर हमारा टी जो है देखो टी इज इक्वल टू टो टाइम्स, अगर टो के इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर -1, है ना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट 1 माइनस ऑफ 1 ई की पावर, और इस 1 मतलब 1 बाई ई की पावर की कितनी होती है, 0.37 वैल्यू होती है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोट 1 माइनस ई की पावर 0.37, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा 1 बाई, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम टो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर मान लिया ऐसे क्वेश्चंस में आता भी है ना कि डिफाइन इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, या फिर ऐसा लिखा होता है कि टो को डिफाइन करें, तो हम कैसे लिखेंगे कि टो इज द टाइम एट विच जो करंट जो होता है ना, टो इज द टाइम, ऐसे लिख देते हैं, टो इज द टाइम, इज द टाइम एट विच हमारा क्या होगा, आई इज क्या हो जाएगा 0.37 ऑफ इट्स, सॉरी 0.37 तो है ही ना, ये 0.37 तो 63 हो रहा है ना, 0 इज 0.63, 0.3, क्योंकि ऐसे थोड़ी बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे कितना बचेगा 0.3 में से 1, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से तो 0. कितना बचेगा 36 है ना, तो 0.36 बचेगा ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट, ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट। तो हमारा टॉ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ऐसा वो टाइम होता है जहाँ पे हमारा टॉ है, मतलब जो करंट है वो 0.63 टाइम्स हो जाता है उसके मैक्सिमम करंट की, यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा, इसको हम सोल्व करके 0.63 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमारा होता है, ये हमारी इक्वेशन आती है किसकी, जब हमारा करंट एलआर सर्किट के अंदर ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1, ये होती है पूरी, अगर इक्वेशन को देखें ना तो हमारी इक्वेशन पूरी ये हो जाती है, इज 1 माइनस ई की पावर माइनस, यहाँ पे पूरी इक्वेशन ये होती है, I इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर टी बाई टो, ये इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी ये होती है तब अगर हमारा t इज इक्वल टू टो टाइम्स के इक्वल हो जाए, तो तब हमारी ये होती है, ठीक है। अब हम इस पे क्या करते हैं, इसके बेस पे हमारा ग्राफ होता है कि ग्रोथ ऑफ करंट कैसे होगा, तो ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखो अब ग्राफ करते हैं, देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे होगा, इस तरीके से हमारा ग्राफ होगा, ये हमारा टाइम t हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा टाइम t, ये हमारा करंट हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, शुरू में जो करंट है वो इस तरीके से इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे हमारा करंट क्या हुआ, कांस्टेंट, मतलब मैक्सिमम, इसको हम आई नॉट बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम करंट है हमारा। अब मैक्सिमम करंट है तो मैक्सिमम करंट तो हम एक टाइम के लिए ऐसे भी देखा था कि हमारा जो करंट है वो टो टाइम्स भी हो रहा था, तो इस केस में हमारा पास जो टाइम होगा ये वाला टी जो है टो टाइम्स के अगर इक्वल लिखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा,
ठीक है। तो इसमें हमने ये भी लिया था ना कि इसमें जो हमारे दो ग्राफ्स और आते हैं, एक मतलब कैसे होता है कि जब हमारा सर्किट शुरू में क्या होता है, जैसे हमने ये सर्किट लिया था, जैसे कि हमने शुरू में सर्किट क्या कर दिया था, इसने ओपन कर दिया था शुरू में, क्योंकि इंडक्टर ने बहुत ज्यादा अपोजिशन दी थी, तो उस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सर्किट होगा, क्योंकि शुरू में हमारा जो करंट था ना वो I इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 0 पे I भी हमारा 0 था। हमने बताया था ना शुरू में कि इसने इतना ज्यादा अपोजिशन दिया कि इसने डाउन कर दिया, इसको ब्रेक डाउन किया, तो हमारा इस केस में क्या बनेगा, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट मतलब नो करंट फ्लो इन इस सर्किट के अंदर से। ठीक है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट के अंदर से। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस क्या था हमारा कि जब हमारा करंट जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, या फिर मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर पहुंचा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर पहुंचा, तो हमारा जो I है वो I नोट मतलब मैक्सिमम करंट आता था, मैक्सिमम करंट था ना। तो उस मैक्सिमम करंट में हमारा क्या हुआ था कि हमारा जो सर्किट ने जो है जो इंडक्टर को हटा दिया था, है ना, इंडक्टर को हटा दिया था ना, है ना, क्योंकि मैक्सिमम करंट हो गया था, मैक्सिमम करंट होने के कारण कांस्टेंट हो गया था, कांस्टेंट में हमारा इंडक्टर वर्क करता नहीं है, तो उस केस में हमारा क्या बना था, उस केस में हमारा ये बनेगा कि उसने इंडक्टर को तो बिल्कुल रिमूव ही कर दिया, है ना, और ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारी बैटरी, सिर्फ इतना, यानी इसने सर्किट को शॉर्ट कर दिया। पहले कंडक्टर भी था, सॉरी इंडक्टर भी था, लेकिन अब इंडक्टर नहीं है ना, तो इसने इंडक्टर को क्या किया, यहाँ से शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे इसने ओपन कर दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा अपोजिशन दी थी, अब यहाँ पे इतना ज्यादा करंट आ गया कि इसने इंडक्टर को ही रिमूव कर दिया। एक टाइम पे ऐसा होता है कि करंट को जीरो कर देता है, लेकिन एक टाइम करंट का भी आता है कि वो इस इंडक्टर को भी जीरो कर दे, मतलब टाइम तो सबका आता है। इसीलिए हमारा इंडक्टर जो है इसने करंट ने जो इंडक्टर को ही हटा दिया, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इस करंट में हमारा जो इस केस में हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है, मतलब ऑल करंट, सारा का सारा करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि इंडक्टर होता तो इंडक्टर तो अपोजिशन देता, लेकिन इंडक्टर तो है नहीं, तो सारा का सारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा था ग्रोथ वाला पार्ट। अब हम करते हैं डिके वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला ग्रोथ था, अब हम डिके करते हैं कि डिके कैसे होता है। देखो अब हम डिके वाला पार्ट करते हैं, डिके। अब डिके कैसे होगा, डिके अगर हम करें तो हम डिके अगर लिखेंगे, पहले हमें सेम वही सर्किट बनाएंगे। ठीक है, अब डिके में हम सर्किट बनाएंगे ना, उससे पहले हमें क्या करेंगे, जैसे हमने एक की जोड़ी थी इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, दो की को हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमने ये क्या लगाया, इंडक्टर लगाया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, हमारा डिके के केस में ये हो रहा है। ठीक है, ये हमारी मान लिया S1 है, ये हमने मान ली S2 है। मान लेते हैं कि हमारी S1 क्या है, S1 ओपन है, S1 ओपन है, तो S1 ओपन है, इसका मतलब जो भी करंट आएगा वो बाहर चला जाता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर S1 ओपन हुई एंड S2 क्या हुई, क्लोज्ड, S1 ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, देन E इज रिमूव्ड, तो हमारी बैटरी है वो क्या हो गई, रिमूव हो गई, है ना, बैटरी रिमूव हो गई यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास अगर हम इसका लूप बनाएंगे ना कुछ इस तरीके से, अब क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा ना I, वो क्या करेगा, जो हमारा इंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर करंट अब की बार डिक्रीज हो रहा है, डिके का मतलब यही तो है ना कि करंट अब की बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि इंडक्टर हमेशा अपोजिशन का वर्क करता है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इसको इंक्रीज करना चाहेगा, यानी अब जो है करंट की डायरेक्शन में ये अपना जो है अपोजिशन लगाएगा, यानी अब की बार क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे अब की बार ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब की बार ये क्या कर रहा है, इस जो हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंडक्टर तो अपोजिट वर्क करता है ना। तो यहाँ पे अगर ई रिमूव हो गई, अब हम इसमें लूप रूल लगाएंगे, अगर हम इसमें लूप रूल लगाएंगे कि इस केस में देखो हमारा ईएमएफ तो है ही नहीं, जो सॉरी बैटरी तो है ही नहीं, बैटरी तो रिमूव हो चुकी, अब हम इस पे क्या लगाएंगे, लूप रूल लगाएंगे। अब लूप रूल लगाए इस पे, अब यहाँ से देखो हमारा जो ये है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी अब की बार क्या है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होएगा ना, तो ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव,
है ना, ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि बैटरी के डायरेक्शन में ही ऐसे करेगा, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें कि इसमें तो लगेगा ही नहीं, अगर हम इस सर्किट को कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये है इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब करंट जो है इस डायरेक्शन में है, अब इसमें हो तो रहा है लॉस, लॉस हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। लेकिन माइनस तो नहीं हो सकता यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम होगी ना, यहाँ पे ये प्लस होएगा, ये सॉरी ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट है इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। आपकी बात देखो, इस डायरेक्शन में है ना, ये वाला करंट ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस एल डी आई बाई डी टी होगा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब की बार हमें करंट भी देखना है, करंट हमारा क्या है, अब की बार करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या लेंगे इसमें कि यहाँ पे डी आई बाई डी टी, अगर हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम जब हम लूप रूल का यूज करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज माइनस का एल, ठीक है। तो माइनस का एल डी आई बाई डी टी बनेगा, और माइनस का यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज में इसी डायरेक्शन में हमारा करंट है, इसी डायरेक्शन में हमारा सर्किट है का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का आई आर, और यहाँ पे सम जो है इनका 0 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई आर, ठीक है। अगर डी आई बाई डी टी अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, इसको इस तरफ और ये उस तरफ माइनस आई आर ले जाते हैं, क्योंकि माइनस का आई आर है, ये इसको 0 को इस तरफ लेके गए, माइनस इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर के इक्वल। ये कब हुआ, ये कब हो रहा है, क्योंकि हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया तो टी इज इक्वल टू टी पर, ठीक है, और आई इज इक्वल टू आई पर, हमारा जो करंट है वो क्या है, आई है ना। तो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा ना हमारा करंट इस केस में, मतलब जब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर तो है, लेकिन अगर जो करंट डिक्रीज हो रहा है इंडक्टर उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर इंडक्टर इंक्रीज करेगा तो उस केस में हमारा करंट मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच सकता है ना, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट हो सकता है ना। तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का आई आर बनेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आई बाई आई, ठीक है। हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां तक रहेगा, आई से सॉरी 0 से आई सॉरी 0 से आई नहीं रहेगा, इसमें हमारा करंट कहां से कहां जाएगा कि हमारा मैक्सिमम है, यानी करंट आई था पहले, लेकिन इंडक्टर क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करना चाह रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, तो आई से हमारा करंट क्या होगा, आई नॉट, है ना। और यहाँ पे डी आई बाई डी टी, डी आई बाई आई, और यहाँ से इज इक्वल टू माइनस का आर बाई एल इंटू डी टी। अब डी टी है, डी टी जो हमारा टाइम है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर टी तक। इसमें हमारे जो करंट की देखो यहाँ से 0 से टी, ये जो करंट की है ना ये आई नोट से आई होएगी, देखो आई नोट से आई, क्योंकि शुरू में अगर हम माने कि हमारा टी इज इक्वल टू टी पर और आई इज इक्वल टू आई नोट पे, हमारा जो हमने जो ग्रोथ में किया था कि इस केस में हमारा करंट देखो ई बाई जो आर आया था, जो हमारा आई नोट आया था वो हमने मैक्सिमम वैल्यू आई थी ना हमारी करंट की, मैक्सिमम वैल्यू जो आई थी ना आई नोट, वहां से जो है करंट ने डिक्रीज करना शुरू किया है, डिक्रीज करना शुरू किया, तो हमारा जो लिमिट रहेगी ना करंट की वो आई नोट से हमारी क्या रहेगी, आई रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का आर बाई एल इंटू टी। अगर हम इसकी लिमिट सोल्व करेंगे तो माइनस देखो यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखो इससे आगे हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, आई नोट से आई है हमारी करंट की लिमिट। अब इसके बाद हम लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा आई नोट, अगर हम इसको लिखेंगे डी आई बाई, यहाँ से क्या होता है लॉग ई बेस ऑफ लॉग आई, और यहाँ से इसकी लिमिट कितनी है, आई नोट से आई, है ना, क्योंकि आई नोट से हमारी आई है। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का आर बाई एल, और यहाँ से अगर इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो टी हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले आई माइनस का आई नोट, क्योंकि लॉग बेस ऑफ है, यहाँ से पहले हम आई लिखा और फिर हम क्या लिखेंगे आई नोट, क्योंकि हमारी लिमिट क्या है आई नोट से आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लॉग ऑफ ये, और यहाँ से लॉग है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो ई की पावर माइनस का आर बाई एल इंटू टी हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल सोल्व होगी तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई
माइनस आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस log ऑफ बेस आई नॉट और आई, इसकी आई माइनस आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर बाई एल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हो गई। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आई सेम ऐसे ही लिखेंगे वन, इसमें कैसे थी, बाहर क्या थी, log ई भी तो था ना, आई माइनस आई नोट था। अभी इसमें log ई की प्रॉपर्टी नहीं होती, log ए माइनस log बी, log ए बाई बी हो जाता है ना, तो यहाँ पे आई बाई आई नोट होगा, है ना। यहाँ पे देखो ऐसे कंफ्यूज हो गए तो, क्योंकि log ई जो है यहाँ पे log ई साथ में आएगा और आई माइनस आई नोट बाद में लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आ जाएगी वो क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई नोट, आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सेम ऐसे ही आर बाई एल यहाँ पे टॉ बनेगा, दैट इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, तो आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर, यहाँ से जो टॉ होता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वो क्या होता है, एल बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे आर बाई एल है तो यहाँ पे टी बाई टॉ हो जाएगा, तो टी माइनस का टी बाई टॉ, यहाँ पे टॉ इज द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट जो हमने ग्रोथ में किया था, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा, अगर हम सेम ऐसे ही ले कि टी इज इक्वल टू टॉ हो जाए, अगर हमारा टी इज इक्वल टू टॉ हो जाता है तो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट ई की पावर माइनस वन। अब आई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट बाय 0.37, है ना। अब की बार देखो क्या हुआ, अब की बार यहाँ पे e की 1/e की पावर कितनी होती है, आई नॉट इंटू 0.37। अब की बार हमारा करंट जो है उसमें तो हमारा ग्रो हो रहा था, लेकिन अब की बार हमारा करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उस केस में हमारे पास ये बन जाएगा। अगर हम इसको टॉ को डिफाइन करेंगे ना, तो टॉ हम कैसे लिखेंगे, टॉ इज द टाइम एट विच करंट इज द 0.37 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट, है ना। आई नोट आएगा ना, आई नोट हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट, तो टॉ को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, टॉ इज द टाइम एट विच जो करंट है इज बिकम 0.3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होती है जब हमारा डिके होता है करंट का, जब हमारा करंट का डिके होगा तो हमारी इक्वेशन ये होती है, जब हमारा करंट का ग्रो होता है तो हमारी आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाई टू, है ना। उसमें 1 माइनस आ जाता है, बस इसमें ये डिफरेंस रहा कि इसमें 1 माइनस ऑफ दिस नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, डिके की इक्वेशन। अब इसमें जो डिके का जो ग्राफ होता है कि करंट जब डिक्रीज होता है तो उसमें जो ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे टाइम टी यानी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमारा करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और यानी एक टाइम पे ऐसा आएगा जब हमारा t इज इक्वल टू, यानी जब t था यहाँ पे t इज इक्वल टू टॉ हो जाता है, तो ये हमारा जो करंट है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से हमारा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डीके ऑफ करंट जो होता है एलआर सर्किट के अंदर उसका ग्राफ था, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने क्या किया कि हमारा जो ग्रोथ एंड जो डीके ऑफ करंट होता है एलआर सर्किट के अंदर वो हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो होती है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।